हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आई एम रुद्र, योर नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। अगर हम बात करें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, तो इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन पता है कहां से आता है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, पता है एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आने वाला है। कुछ एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल से हर साल आप प्रीवियस या 10 ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहीं से कंटिन्यूअस क्वेश्चन रिपीट होता है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि माइक्रोब्स होता क्या है, माइक्रोब्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, वायरस हो, ये सारे क्या कहलाते हैं, माइक्रोब्स कहलाते हैं। जो इतने भी माइक्रोब्स होते हैं ये मैक्सिमम क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, किसी भी प्लांट के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए, प्लांट के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। उन्हीं माइक्रोब्स को आज हम स्टडी करने वाले हैं। माइक्रोब्स में क्या क्या आता है, अगर हम बात करें माइक्रोब्स में क्या क्या आता है, प्रोटोजोआ माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, आप वायरस होते हैं, वायराइड्स होते हैं, प्रियांस होते हैं। ये सारे क्या है, माइक्रोब्स हैं। ये क्या काम करने का काम करते हैं, ये डिजीज काज करने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं माइक्रोब्स में से कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हो गई जो क्या काम करती हैं, कर्ड बनाने का काम करती है, ब्रेड बनाने का काम करती है, वो ह्यूमन के लिए यूजफुल होती हैं। उनको क्या नाम दिया जाता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वो ह्यूमन के लिए यूजफुल है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो उसी की डिस्कस हम करने वाले हैं। माइक्रोब्स आर प्रोटोजोआन, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वायराइड्स एंड प्रियांस। वायरस, वायराइड्स, प्रियांस क्या होते हैं, ये आपको लिविंग वर्ड में पढ़ाया गया होगा। वायरस क्या होते हैं, ये भी नॉन लिविंग एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं। वायराइड्स ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। प्रियांस की अगर हम बात करें, ये आरएनए के कोट होते हैं। प्रियांस प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है, ये प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट होता है। अगर हम बात करें माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सॉइल, वाटर, एयर। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ये पूरी जगह, सभी जगह प्रेजेंट है। चाहे हम बात कर ले ये वाटर की, वहां पे भी प्रेजेंट है। एयर की बात करें, हमारे चारों तरफ जितने भी एयर है, यहाँ पे क्या बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स टहल रहे हैं। बैक्टीरिया है, वायरस, बहुत सारे माइक्रोब्स टहल रहे हैं। तो यहाँ हवा में भी है। हम बात करें सॉइल में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर लें हीट वाटर की, वहां पे भी प्रेजेंट है। अगर हम बात कर लें आइस की, वहां पे भी प्रेजेंट है। हम बात कर लें सलाइन वाटर की, वहां पे भी क्या होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोब्स आर एवरीवेयर, यानी कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सभी जगह ये प्रेजेंट होते हैं। इन माइक्रोब्स की अगर हम बात करें, हमारे एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उनकी अगर हम बात करें तो माइक्रोब्स में बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं। बैक्टीरिया मेनली क्या होते हैं, या तो रॉड शेप के हो सकते हैं, या फिर स्फेरिकल हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं, या फिर स्पाइरल हो सकते हैं। ये सारे क्या है, बैक्टीरिया के शेप हैं। फिर हम बात करें कि स्पाइरल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। विब्रियो होती है, एग्जाम्पल विब्रियो कॉलरा हो गया। स्पाइरुला बैक्टीरिया जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पाइरल प्रेजेंट होते हैं। या फिर ट्राइपोपर्मा पोडियम बैक्टीरिया, ये सारे क्या है, बैक्टीरिया के एग्जांपल है। बैक्टीरिया के शेप है, स्पाइरल बैक्टीरिया कैसे होते हैं। नेक्स्ट आता है, एनसीईआरटी में कुछ वायरस के एग्जांपल दिए हैं। ये एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी का, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है बैक्टीरियोफेज का वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जब क्या वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर देता है तो उसको नाम दिया है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। ये फंगल कॉलोनी का स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया रॉड से बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया एंड फ्लैजिला बैक्टीरिया। ये सारे एनसीईआरटी के फिगर हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। माइक्रोब्स वाले चैप्टर में दिए। कभी कभी क्या होता है कि इन फिगर को देख के पूछ लिया जाता है कि ये किस माइक्रोब्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, कि हम माइक्रोब्स का किस किस फील्ड में यूज करते हैं। तो माइक्रोब्स का बहुत सारे फील्ड में यूज होता है। जैसे कि हम बात करें हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट जितने भी हमारे घरों में प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि हम बात कर लें ब्रेड की बात कर लें, चीज की बात कर लें, या फिर हम कर्ड की बात कर लें, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो इनको बनाने के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम बायो फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। केमिकल की जगह पे हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे तो उसको भी क्या करें, किसी माइक्रोब्स का यूज करेंगे
तो माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर भी यूज होते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट, हम बायो कंट्रोल एजेंट किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी इंसेक्ट को मारने के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। बायोगैस प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं, बैक्टीरिया का यूज करते हैं, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम एज ए ईंधन के रूप में यूज करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि हम बात कर लें, ब्रेड की बात कर लें, वाइन की बात कर लें, एंटीबायोटिक की बात करें, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। इन्हीं सारे फील्ड को हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रोब्स इन ए हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। कर्ड आप सभी के घरों में बनता है। कर्ड क्या होता है कि मिल्क में जब क्या होता है, मिल्क का डाइजेशन हो जाता है तो कर्ड बनता है। इसमें हम डालते हैं इनोकुलम के रूप में थोड़ी सी दही डालते हैं, जिसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम पूछे कौन सा ऑर्गेनिज्म डालते हैं, यूज करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर इसी को लाइव बैक्टीरिया भी नाम दिया जाता है। लैक्टोबैसिलस एग्जाम्पल, इसका क्या है, लैक्टोबैसिलस। इट ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड, क्या काम करता है कि हम मिल्क लेते हैं, ल्यूक्यूम वार्म मिल्क लेते हैं, इस मिल्क में हम क्या करते हैं, इनोकुलम, थोड़ी सी दही, बनी बनाई दही डाल देते हैं। दही क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें पहले से ही लैब बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब वो लैब बैक्टीरिया क्या करता है, इस मिल्क के अंदर जाता है, फर्मेंट इसको ग्रो करते, वहां पे ग्रो करता है, इसको मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ड, कर्ड का लाभ क्या हमारे लिए, कर्ड क्या काम करता है, ये विटामिन B12 को बढ़ाता है। इट इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय द इंक्रीजिंग विटामिन B12, ये हमारे बॉडी में विटामिन B12 को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है इन आवर स्टमक लैब प्ले वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग दी इनविटिंग डिजीज काजिंग माइक्रोब, से क्या काम करता है कि हमारे गट में जाता है और वहां पे लैब बैक्टीरिया जो होता है, अगर कोई डिजीज काजिंग बैक्टीरिया आ रहा हो तो उसको पहचानने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैब बैक्टीरिया किस विटामिन को बढ़ाता है, विटामिन B12 को, ये आया हुआ क्वेश्चन है, विटामिन B12। कर्ड मिल्क से, कर्ड किससे बनता है, लैक्टो एसिड बैसिलस, लैब बैक्टीरिया से, एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है चीज, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में चीज। चीज क्या होता है, ये भी माइक्रोब से बनाया जाता है। इसमें भी चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम, ये क्या है, सबसे पुराना फूड आइटम है। हम बात करें स्विस चीज, प्रोड्यूस बाय प्रोपियानी बैक्टीरियम सेरमानी, किसके द्वारा, प्रोपियानी बैक्टीरियम सेरमानी के द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया इसमें भी मिल्क से बनता है। ये बैक्टीरिया क्या होता है, इसमें भी ग्रो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर CO2 का प्रोडक्शन होता है और छेद हो जाता है, छोटे छोटे होल बन जाते हैं स्विस चीज में। ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, स्विस चीज जो होते हैं ये हार्ड होते हैं। इट इज हार्ड चीज, यहाँ पे दो चीजें पूछे जाएंगे कि स्विस चीज किससे बनाया जाती है, कौन सी बैक्टीरिया के अंदर, तो प्रोपियानी बैक्टीरियम सेरेमानी, किसके द्वारा, प्रोपियानी बैक्टीरियम सेरेमानी के द्वारा। दी लार्ज होल आर ड्यू टू दी लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय दी बैक्टीरिया, यहाँ पे होल किसकी वजह से होता है, CO2 की प्रोडक्शन की वजह। जब CO2 निकलता है तो चीज के अंदर से क्या हो जाता है, यहाँ पे होल बन जाता है। दो चीजें आपको यहाँ जितने पूरे माइक्रोब्स में क्या याद रखना है, कौन सा माइक्रोब है वो किस चीज के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, कौन सा माइक्रोब किस चीज के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या है। बस यही तीन चीजें आपको याद रखनी, इसी चीज से हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। बहुत ज्यादा आपको रटना नहीं, केवल एग्जाम्पल याद रखना है और किसका यूज है उसमें क्या है। नेक्स्ट आता हमारा पॉइंट रॉकीफोर्ड चीज। अगर रॉकीफोर्ड चीज की बात करें तो फंगस के द्वारा बनाया जाता है, इसमें जो यूज होता है वो फंगस यूज होता है। प्रोड्यूस बाय दी पेंसिलियम रोटीफोर्ट, एक तरह का क्या है, फंजाई है, इसके द्वारा ये बनाया जाता है। इट इज सेमी हार्ड चीज, हमने जो पीछे वाला देखा था स्विस चीज देखा था वो किसके द्वारा, सेरेमानी के द्वारा बनाया गया था, वो हार्ड चीज होता था। लेकिन ये क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, ना बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। रॉकीफोर्ड चीज, इसका एग्जाम्पल है पेंसिलियम रॉकीफोर्ड फंगी के द्वारा ये बनाया जाता है।
नेक्स्ट आता है डो। अगर हम डो की बात करें, डो में क्या होता है कि आपके घरों में क्या होता है, आटा गूंथा जाता है। इन आटा में क्या कर देते हैं, हम बाहर से ईस्ट को डाल देते हैं। ईस्ट क्या करता है, फर्मेंट करने का काम करता है। उसमें जो हमारा आटा पहले छोटा था वो क्या हो जाता था, फूल के बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है, ये फर्मेंट हो जाता है। वो क्या होता है, डो होता है। दी डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड, क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, सच एज डोसा एंड इडली। इडली एंड डोसा बनाने के लिए मैक्सिमम यूज किया जाता है। ये आल्सो है फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। किसके द्वारा फर्मेंट किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा। अगर हम बात करें द पफ अप अपीयरेंस ऑफ डो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, जहां पे भी क्या होगा, पफ अप अपीयरेंस आएगा, वहां पे क्या होगा, CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये फूल जाता है। तो हमारा जो फूड प्रोडक्ट जैसे कि मान लें इडली है, ये सॉफ्ट बनती है। ब्रेड है, ब्रेड क्या होता है, सॉफ्ट बनता है। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन होता है और ये फर्मेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है टोडी। टोडी इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। इस साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है कि जो ताड़ी के पेड़ होते हैं, पाम के, ये टोडी के पेड़ होते हैं। इसमें से क्या होता है कि कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे बूंद में लिक्विड निकलता है, जिसको नाम दिया जाता है टोडी। क्या नाम दिया जाता है, टोडी, या फिर इसको हिंदी में ताड़ी कहते हैं। ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेड सैप ऑफ पाल्म, पाम के पेड़ से निकाला जाता है। टोडी प्लांट भी क्या होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट किया जाता है। इसको एज ए ड्रिंक यूज करते हैं साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है फर्मेंटेड ब्रीवेज। अगर हम फर्मेंटेड ब्रीवेज की बात करें तो इसमें क्या आता है, हमारा बियर, वाइन, बिस्की, ब्रांडे, रम, ये सारे क्या है, ब्रीवेज है। ये अल्कोहल है। अल्कोहल जो होता है, ये भी क्या होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा या माइक्रोब के द्वारा, ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट होता है, उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे किया जाता है, ब्रीवेज, या फिर इसी को नाम देते हैं एथेनॉल या फिर अल्कोहल, लाइक वाइन, बिस्की, बियर, ब्रांडी एंड रम। माल्टेड सीरल, इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल लेते हैं, कोई सीरा अनाज हो गया, उसको लेते हैं, उसमें हम फर्मेंटेशन करवाते हैं। फर्मेंटेशन के द्वारा एनाएरोबिक फर्मेंटेशन, आपको पता है जो एनाएरोबिक फर्मेंटेशन होता है उसमें अल्कोहल बनता है। तो इसमें हम एनाएरोबिक फर्मेंटेशन करवाते हैं, और एनाएरोबिक फर्मेंटेशन क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, कौन सी माइक्रोब को यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग तरह के क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें माल्टेड सीरल, या फिर हम फ्रूट ले ले, फ्रूट जूस ले ले। अगर हम कर रहे हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये क्या है, ईस्ट है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट, इसको नाम देते हैं ब्रीवर से ईस्ट है। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, एनाएरोबिक फर्मेंटेशन करवाते हैं, और क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ब्रीवर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। किसके लिए यूज करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल के लिए। एग्जांपल, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज आल्सो नोन एज ब्रेकर्स ईस्ट एंड ब्रीवर्स ईस्ट। इसी को हम क्या करते हैं, ब्रेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। ब्रेकर ईस्ट मतलब हम ब्रेड के प्रोडक्शन के लिए भी इसी का यूज करते हैं। अगर हम ब्रेड बना रहे हैं तो उसको ब्रेकर ईस्ट कर देंगे, कह देंगे। अगर हम ब्रीवेज बना रहे हैं तो ब्रीवेज ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है फर्मेंटेड ब्रीवेज। अगर हम बात करें फर्मेंटेड ब्रीवेज की, तो फर्मेंटेड ब्रीवेज डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल यूज किया गया है, किस मेथड से बनाया गया है, उसी के बेसिस पे क्या होता है, ये ब्रीवेज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले, बियर की बात कर लें, तो बियर जो होता है ये विदाउट डिस्टिलेशन मेथड से बनाया जाता है। बियर के बहुत सारे ब्रांड होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो डिपेंड करता है कि उसमें क्या यूज किया गया। जैसे मान लें जौ यूज किया गया है, या फिर कोई फ्रूट यूज किया गया है, तो ऑन द बेसिस आप कौन सा मटेरियल यूज किया गया है और किस मेथड से बनाया गया है, कि वो डिस्टिलेशन मेथड से बनाया गया है या फिर अनडिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन मेथड से बनाया गया है, उसके बेसिस पे क्या होते हैं, हमारे ब्रीवेज होते हैं। अल्कोहल लीक ड्रिंक फर्मेंटेशन इज डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, कौन सा रॉ मटेरियल फर्मेंटेशन के लिए यूज किया गया है, और द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, कौन सा प्रोसेस यूज किया गया है, विथ और विदाउट डिस्टिलेशन, विथ डिस्टिलेशन या फिर विदाउट डिस्टिलेशन। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का क्या होगा, हमारा ब्रीवेज होगा।
वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाइन एंड बियर आर यूज्ड विदाउट डिस्टिलेशन। जो हमारा वाइन और बियर होते हैं ये क्या होते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस बाय विदाउट डिस्टिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितनी बार याद रख सके उतनी बार अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट आता है विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन फ्रॉम द फर्मेंटेड फ्रूट। क्या होता है, जो हमारे विस्की, ब्रांडी एंड रम होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे डिस्टिलेशन मेथड से बनाए जाते हैं। डिस्टिलेशन मेथड का मतलब क्या होता है और विदाउट डिस्टिलेशन मेथड का क्या मतलब होता है, इसको समझें कि ये कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या हो रहा है, इस कंटेनर में हमने रॉ मटेरियल को डाल दिया, साथ में अपने ब्रीवर्स ईस्ट को डाल दिया। ये ब्रीवर्स ईस्ट क्या करेगा, यहाँ पे फर्मेंटेशन करेगा। फर्मेंटेशन करने के बाद क्या होगा, इसमें वाटर भी होगा और धीरे धीरे क्या होगा, एल्कोहल भी बन जाएगा। इसमें क्या होगा, वाटर और एल्कोहल दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे। इसमें वाटर भी होगा और एल्कोहल भी प्रेजेंट होगा। वाटर और एल्कोहल दोनों प्रेजेंट है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको छान के निकालिए। अब यहाँ पे क्या है, वाटर भी है प्लस एल्कोहल भी है, वाटर भी और एल्कोहल भी। ये तो होता है विदाउट डिस्टिलेशन मेथड से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एल्कोहल का अमाउंट होगा, एल्कोहल का परसेंटेज होगा वो कम होता है। मान लें 6% एल्कोहल है, 8% एल्कोहल है। यहाँ पे एल्कोहल का जो परसेंटेज होता है कम होता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है। अब हम क्या करते हैं डिस्टिलेशन मेथड से, अब यहाँ पे हम इसको गर्म करते हैं। इसको जब गर्म करेंगे तो आपको पता होगा जो एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है कंपेयर टू वाटर। ये क्या होता है, अब यहां से हम क्या करते हैं, एक पाइप लगा देते हैं, इस पाइप के द्वारा क्या होगा, यहां पे जो एल्कोहल का वेपर बना है, एल्कोहल का वेपर क्या आके दूसरे चैम्बर में इकट्ठा होने लगता है। दूसरे चैम्बर में क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं और यहाँ पे हमें प्योर एल्कोहल मिल जाता है। क्या होता है, प्योर एल्कोहल मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर वेपर भी आता है लेकिन वाटर वेपर कम आता है। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्कोहल, मान लें यहाँ पे 60 to 70% क्या होता है, प्योर एल्कोहल हमें मिल जाता है। ये होता है डिस्टिलेशन मेथड से। इससे क्या होता है, हमारे जो वाइन होते हैं, विस्की होते हैं, रम होते हैं, वो बनाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बियर की, तो बियर में एल्कोहल का अमाउंट बहुत कम, मैक्सिमम जो बियर होता है सबसे हार्ड बियर, उसमें 8% एल्कोहल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विस्की, ब्रांडी, रम एंड आर प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन है बाय द फर्मेंटेड ग्रोथ, ये आपको याद रखना है। एंड वाइन एंड बियर जो होता है कैसे बनाए जाते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन मेथड से बनाए जाते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है कि डिस्टिलेशन मेथड या विदाउट डिस्टिलेशन से बनाया गया है, एंड उसमें रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया गया। रॉ मटेरियल बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे सीरा अनाज हो गया, खड़े अनाज, अंगूर हो गया, फ्रूट्स के जूस होते हैं, एप्पल जूस होते हैं। इन सारी चीजों को आपस में मिला के क्या होता है, एल्कोहल का फर्मेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ए। इसी तरीके से क्या होते हैं, एनसीईआरटी में आपके दो फिगर दिए हुए हैं फर्मेंटेशन का। ये बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। कंटेनर इसी में क्या होता है, फर्मेंटेशन करवाया जाता है। ये भी आपका फिगर दिया हुआ है, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस चीज का प्लांट है, तो किसका प्लांट है, फर्मेंटेशन का प्लांट होता है ब्रीवेज के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स होता है लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है
और दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है, उसको नाम दिया जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इसको एक माइक्रोब क्या करता है, माइक्रोब प्रोड्यूस करता है और दूसरे माइक्रोब को क्या करता है, दूसरे माइक्रोब को मारने का काम करता है। एक माइक्रोब ने क्या किया, कुछ केमिकल बनाया, कुछ केमिकल सीक्रेट किया, इसी केमिकल को नाम दिया जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब एंटी अगेंस्ट बायोटिक लाइफ, ये इस माइक्रोब के लाइफ के अगेंस्ट ये काम कर रहा है। ये बनाया गया है एक माइक्रोब के द्वारा और किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, एक दूसरे माइक्रोब की। तो क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सम माइक्रोब्स एंड कैन किल आर रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज काजिंग माइक्रोब। क्या काम करता है, एक माइक्रोब के द्वारा तो बनाया जाता है, एक माइक्रोब के द्वारा बनाया जाता है और दूसरे माइक्रोब को, डिजीज काजिंग माइक्रोब को मारने का या फिर उसको इनहिबिट करने का काम करता है। डिजीज काजिंग माइक्रोब, द एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, माइक्रोब के द्वारा होता है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। ये क्या 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी इसकी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक आज हम हर केस में, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने अभी तक एंटीबायोटिक का यूज ना किया हो। अगर हमें क्या होता है, कुछ भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत एंटीबायोटिक लेते हैं। तो अभी तक अगर एंटीबायोटिक हमारे नहीं होता हमारे पास, तो बहुत सारी डेथ होती थी। ये हमारे लिए क्या है, बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी मानी जाती है। एंटीबायोटिक की बात करें, एंटी मीन्स होता है एंटी इज ए ग्रीक वर्ड, इट दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लाइफ टुगेदर दे अगेंस्ट दी लाइफ। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान ले रहे हैं ये कोई ह्यूमन है, ये क्या है, कोई ह्यूमन है। इस ह्यूमन के अंदर क्या किया, किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया, किसी बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया। अब हमने क्या किया, एक माइक्रोब ने एंटीबायोटिक बनाया। अब इस एंटीबायोटिक को क्या किया, हमने इसको दे दिया। अब एंटीबायोटिक क्या करेगा, जाके इस माइक्रोब के ऊपर एक्शन करेगा। अब जैसे ही इस माइक्रोब के पास जाएगा, एंटीबायोटिक क्या करेगा, इस माइक्रोब को मार देगा। इस माइक्रोब को मार दिया। अब एंटीबायोटिक जो है ये अगेंस्ट काम किया, किसके, इस माइक्रोब के क्या हुआ, अगेंस्ट, माइक्रोब के तो अगेंस्ट हुआ, लेकिन जो ह्यूमन है उसके लिए क्या किया, प्रो लाइफ करने का काम किया, उसकी लाइफ को बढ़ाने का काम किया, अगेंस्ट माइक्रोब के, लेकिन प्रो किसके लिए, ह्यूमन के लिए। तो ये होता है एंटीबायोटिक। अगेंस्ट द लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज काजिंग एजेंट विद द रेफरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एंटीबायोटिक्स आर द प्रो लाइफ। क्या होता है, प्रो लाइफ, क्या, इसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कैसे, अभी हम पढ़ रहे थे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, जो आपको पता है कि एंटीबायोटिक होती है एक चांस डिस्कवरी है। चांस डिस्कवरी का मतलब कि ये अचानक से खोजा गया, इसको प्लानिंग करके नहीं खोजा गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। पेनिसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड है। इट वाज चांस डिस्कवरी है, चांस डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबको पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। वर्क ऑन स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया, किसके ऊपर काम कर रहे थे, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। इन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया, ये क्या है, प्लेट है, इस प्लेट, कल्चर प्लेट के ऊपर इन्होंने स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर एक काम कर रहे थे, बैक्टीरिया ग्रो हो रही थी। अब इन्होंने क्या किया, एक दिन इस प्लेट को ऐसे बिना धुले छोड़ दिया। जब बिना धुले छोड़ दिया तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे एक फंगाई ग्रो किया,
एक फंजाई ग्रो किया है यहाँ पे। इस फंजाई ने क्या किया, जैसे ही ग्रो होता था फंजाई, यहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रेट करता था, और जो यहाँ पे बैक्टीरिया है, स्टेप्लोकोकस कोकाई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता था। उस बैक्टीरिया को क्या कर देता था, मार देता था। एक बैक्टीरिया यहाँ पे फंजाई ग्रो हुआ इस प्लेट पे, इस फंजाई ने कुछ केमिकल सिक्रेट किया, और उस केमिकल ने क्या किया, यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थी, जो अनवास्ट प्लेट पे बैक्टीरिया प्रेजेंट थी, उसको मारने का काम करते थे। तो इन्होंने देखा कि कौन सा केमिकल है, उसी को नाम दिया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता था, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था। वाइल दी वर्क ऑन दी स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया, किसके ऊपर ये अपना काम कर रहे थे, स्टेप्लोकोकाई की बैक्टीरिया के ऊपर। वंस ऑब्जर्व दैट फंगस ग्रोइंग ऑन दी अनवाश्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो। क्या होता था कि इस कल्चर प्लेट पे कुछ फंजाई ग्रो करते थे, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता था। किस बैक्टीरिया, किस फंजाई के द्वारा होता था, ही फाउंड दैट इट वाज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस एंड नेम इट पेंसिलियम आफ्टर द फंगस पेंसिलियम नॉक्टेटम। किस बैक्टीरिया, किस फंगाई से पेंसिलिन निकलता था, पेंसिलियम नॉक्टेटम के द्वारा। यहां पे दो चीजों कंफ्यूजन आता है कि बच्चे क्या समझते हैं कि जो पेंसिलिन डिस्कवरी हुई है वो स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया के द्वारा हुई। नहीं, स्टेप्लोकोकाई बैक्टीरिया को मारने का काम करता था। ये पेंसिलिन किससे निकलता था, ये निकलता था पेंसिलियम नॉक्टेटम, जो कि एक तरह का क्या है, फंजाई है। इतना समझ में आया, ये हो गया पेंसिलिन की। अगर हम बात करें फुल पोटेंशियल ऑफ पेंसिलिन वाज ए इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड मच लेटर बाय द अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। सबसे पहले क्या हुआ था कि इन फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवर करने का काम किया था, लेकिन इसको फुल फ्लेम में क्या किया थे, कौन लाए थे, अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने लाया था। दिस इज एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स बॉन्ड इन वर्ल्ड वार सेकंड। क्या किया था, इसका यूज मैक्सिमम हुआ था जब वर्ल्ड वार सेकंड में जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनके जब घाव लग जाता था तो इसे पेंसिलिन का यूज किया जाता था उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। 1945 में फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आते हैं। फ्लेमिंग सबसे पहले पेंसिलिन को डिस्कवर करने का काम किए थे। फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे ने क्या किया था, इनको नोबेल प्राइज मिला था। चेन और फ्लोरे ने इसको फुल पोटेंशियल पे बनाने का काम किया था। ये तो हो गई पेंसिलिन की बात। नेक्स्ट आता माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो इससे लगभग 10 साल में 20 साल ऐसा नहीं है जिससे इस चार्ट से क्वेश्चन ना आया हो। या तो ऑप्शन के रूप में आया है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। हर साल इस चार्ट से क्वेश्चन आता है, केवल इतने से ही। तो इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको सीधे आपको रट लेना। क्या, जो सिट्रिक एसिड होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती, किससे मिलती है, एस्परजिलस नाइगर के द्वारा मिलती है। ये क्या है, एक तरह का फंजाई है, फंगस है। नेक्स्ट है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड की बात करें, एस्टोबैक्टर एस्टिक के द्वारा मिलता है, एक तरह का बैक्टीरिया है। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम के द्वारा मिलता है, जो कि भी एक बैक्टीरिया है। एंड लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस के द्वारा मिलता है, जो भी एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है। आपको सीधा चार्ट याद रख लेना है, कुछ नहीं। क्या, सिट्रिक एसिड किसके द्वारा मिलता है, एस्परजिलस नाइगर के द्वारा मिलता है, जो कि एक फंजाई है। एस्टिक एसिड एस्टोबैक्टर एस्टिक के द्वारा, ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारियम के द्वारा, और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या, एस्परजिलस नाइगर में ही कंफ्यूजन होता है। एस्परजिलस नाइगर किसके द्वारा मिलता है, क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है, और एक तरह का क्या है, फंजाई है। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज एक तरह का क्या है, एंजाइम है। एंजाइम प्रोडक्शन में
ये क्या है? एंजाइम। ये पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज क्या काम करते हैं? जो बॉटल जूस होते हैं उसको क्लियरिफाई करने का काम करते हैं। आप देखे होंगे कि आपके घर में अगर कोई जूस बन रहा है, कोई शरबत बन रहा है, तो उसमें क्या होता है? वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड मतलब कि वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। लेकिन जो मार्केट से आप जूस लेते हैं वो देखते हैं कि एकदम बहुत ज्यादा क्लीन होता है, साफ होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डाला जाता है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, जो क्या काम करता है कि क्लियरिफाइंग बॉटल जूस इन द इंडस्ट्री। बॉटल जूस को क्लियरिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है? ये डिटर्जेंट के अंदर यूज किया जाता है इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेनिंग फ्रॉम दी लॉन्ड्री। क्या काम करता है? अगर क्या हो रहा है, आपके क्लॉथ के ऊपर कोई ऑयल लग जा रहा है, कोई स्टेन हो जा रहा है, तो उसको रिमूव करने का काम करता है लाइपेज। तो ये एक तरह का एंजाइम है। इसको कहां पे यूज किया जाता है? लॉन्ड्री के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेप्टोकाइनेज, या फिर इसी को नाम देते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटेड, टीपीए। स्टेप्टोकाइनेज, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। जो क्वेश्चन आएगा ना, इसी पॉइंट से आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि इससे भी लगभग 7 से 8 बार हर साल क्वेश्चन आते हैं इसी पॉइंट से कि स्टेप्टोकाइनेज कहां से, किसके द्वारा मिलता है, इसका काम क्या होता है। स्टेप्टोकाइनेज क्या होता है? ऑब्टेन बाय द स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा। स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा मिलता है। यूज एज ए क्लॉट बस्टर। जब हमारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं, तो उनको खत्म करने का काम करता है, उनको तोड़ने का काम करता है। अगर इसको क्लॉट बन गया तो ये आगे ब्लड को सप्लाई नहीं देगा। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हमारे हार्ट को क्या होगा? ब्लड नहीं मिल पाएगा। जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये क्लॉट बस्टर का काम करता है, जिसको क्या होता है, ब्लॉकेज होता है। जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक आया तो वहां पे तुरंत दिया जाता क्या? स्टेप्टोकाइनेज। स्टेप्टोकाइनेज जाता तुरंत ब्लड में, और यहाँ पे जो क्लॉट बना है उसको तोड़ने का काम करता है। रिमूव द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगोज मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। जिनको क्या होता है? हार्ट अटैक आया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, उनको ये तुरंत स्टेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखना है। स्टेप्टोकाइनेज क्या होता है, किसके द्वारा मिलता है? स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा। और क्या काम करता है? एज ए क्लॉट बस्टर का काम करता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में दीज मॉलिक्यूल्स हैव बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे कि साइक्लोस्पोरिन। अगर हम साइक्लोस्पोरिन की बात करें तो साइक्लोस्पोरिन क्या होता है? ये ऑब्टेन बाय द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये ट्राइकोडर्मा के द्वारा एक तरह का फंजाई होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। ये एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह मतलब कि अगर किसी पेशेंट में क्या है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसमें क्या होता है कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या कहते हैं, जैसे मान लें किसी का लीवर खराब हो गया, अब हम किसी और पेशेंट से लीवर लेंगे, किसी और आदमी से लीवर लेंगे, उस लीवर को हम किसी पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे जिसका क्या हुआ, लीवर खराब हो गया है। अब जो इस पेशेंट के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं उसके लिए जो लीवर हमने ट्रांसप्लांट किया है ये क्या काम करेगा? एज ए फॉरेन एजेंट, फॉरेन सेल, क्योंकि हमने दूसरे से निकाल के उसको ट्रांसफर किया है। तो इसमें क्या होता है कि जो उसका पेशेंट का इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि फॉरेन सेल है, फॉरेन सेल हमने ट्रांसप्लांट किया है तो उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है और उसको मारना ही शुरू कर देगा। ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव ना हो पाए, वो हाइपर एक्टिव ना हो, जिससे क्या हो कि हमारा जो लीवर है या फिर किडनी है वो सही से काम कर पाए। तो एज ए क्या करते हैं, एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। किसके द्वारा देते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में देते हैं। क्या आपको क्या याद रखना है इसमें? साइक्लोस्पोरिन किसके द्वारा मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा, एक तरह का फंजाई होता है। और किसमें यूज होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के पेशेंट में यूज होता है एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेनिन्स। स्टेटिन्स की अगर हम बात करें, ये क्या होता है? ऑब्टेन बाय मोनस्कस परप्यूरस, एक तरह के ईस्ट हैं उससे मिलता है, मोनस्कस परप्यूरस से। क्या होता है यूज? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग का मतलब जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है
तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो जाके ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है। ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा तो ब्लड के लिए ब्लॉकेज कर देगा, ब्लड यहाँ सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड जो है हार्ट तक पहुंच नहीं पाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हार्ट अटैक की केस बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टेनिंस है ये क्या काम करता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बनने ही नहीं देता है। जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बनने के एंजाइम होता है उस एंजाइम को ही ये इनहिबिट कर देता है। इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या काम करता है, जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए एंजाइम है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है बाय द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह, उसी की तरह ये होता है और उसको जाके इनहिबिट कर देता है, एंजाइम ही नहीं बनने देता। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनेगा, जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं होगा। तो इसका यूज क्या होता है, स्टेटिन्स का एक किसके मिलता है, मोलस्कस परप्यूरस के द्वारा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 3-4 एग्जांपल बताए ना, इससे आप पूरा एनसीईआरटी का एक ही पेज है, इसी पेज से हर साल क्वेश्चन आते हैं आपके इस चैप्टर से। नेक्स्ट आता है बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। बायो कंट्रोल पेस्ट में अगर हम बात करें तो क्या, पहला एग्जांपल हमारा है बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया। बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया क्या होता है, एक बीटी बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या होता है, एक क्राइजीन प्रेजेंट होता है, क्राइजीन। एक क्राइजीन जो होता है प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट या फिर प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तरह का टॉक्सिन होता है। ये क्या काम करता है, अगर इसको एल्कलाइन मीडियम मिल जाए, एल्कलाइन मीडियम मिल जाए तो क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे टॉक्सिन बन जाएगा। ये क्या काम करता है, इंसेक्ट के अंदर जाता है, इंसेक्ट के गट में जाता है, उसके मिड गट से बाइंड होता है और एपिथेलियल इंसेक्ट का जो मिड गट होता है वहां पे अल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट के मिड गट से बाइंड होके यहाँ पे टॉक्सिन बन जाता है और टॉक्सिन क्या होता है, उसके एपिथेलियल सेल में पोर क्रिएट कर देता है और क्या करता है, उसे इंसेक्ट को मारने का काम करता है। हमने क्या बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में पढ़ा है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ऐसे कुछ लेडी बर्ड होते हैं। लेडी बर्ड क्या काम करते हैं, लेडी बर्ड को मारने की, लेडी बर्ड क्या मॉस्किटो को मारने का काम करते हैं और एफिड्स को मारने का काम करते हैं। ड्रैगन फ्लाइज ये मॉस्किटो को मारने का काम करते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको मारने का काम क्या करता है, ये हमारे कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट आता है बक्लो वायरस। बक्लो वायरस क्या काम करता है, ये बक्लो वायरस मान ले रहे हैं ये कोई प्लांट की लीव्स है, इस प्लांट की लीव्स पे एक इंसेक्ट ए प्रेजेंट है, एक इंसेक्ट ए प्रेजेंट है। इंसेक्ट ए प्रेजेंट है, इस इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट ए रेड वाला इंसेक्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो रेड वाला इंसेक्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे क्रॉप्स के लिए क्या है, यूजफुल है। लेकिन ये वाला जो इंसेक्ट है हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्या है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ये हमारे लिए क्या काम करता है, नुकसान करता है, हमारे क्रॉप्स को खा जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो इंसेक्टिसाइड क्या काम करेगा, इस हमारे रेड वाले इंसेक्ट को भी मार देगा और इस वाले इंसेक्ट को भी मार देगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो क्या काम करे, केवल इस इंसेक्ट को मारे। इसके लिए हम लेते हैं बक्लो वायरस का यूज। बक्लो वायरस क्या काम करता है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब किसी एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारने का काम करता है। ये जाएगा और इस इंसेक्ट को मार देगा, ये हमारा इंसेक्ट बचा रह गया। अब इंसेक्ट हमारा बचा रह गया, हमारे क्रॉप के लिए अच्छा है, लेकिन ये जो हमारे लिए हार्मफुल था उसको मार दिया। इसमें क्या होता है, दे आर मेंबर ऑफ ए जीनस न्यूक्लियोपॉलीथीन वायरस। बक्लो वायरस आर द पैथोजन दैट अटैक ऑन द इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। से क्या काम करते हैं, ये किसके ऊपर अटैक करते हैं, इंसेक्ट के ऊपर और कुछ आर्थ्रोपोड के ऊपर अटैक करते हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक केवल कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज जो उसके अंग में मारना है उसी को मारेंगे।
नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब किसी एक को मारेंगे, सबको नहीं मार, अगर सबको मारते तो उसको कहलाता ब्रॉड स्पेक्ट्रम, केवल एक को मार रहे हैं इसका मतलब होता है नैरो स्पेक्ट्रम। ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, दे हैव बीन shown to have negative impact on the plant membrane, birds fish even the on the non टारगेट इंसेक्ट। क्या होते हैं ये नॉन टारगेट इंसेक्ट के ऊपर अपना इंपैक्ट नहीं करते हैं। ये समझ में आया बकलो वायरस। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, दिस प्रोग्राम इज अप्लाई व्हेन द बेनिफिशियल इंसेक्ट आर द बीइंग कंजर्व्ड। क्या होता है कि मान लें कोई एरिया है, किसी एरिया में कोई इकोलॉजिकल एरिया है, वहां पे बहुत सारे इंसेक्ट प्रेजेंट है। अब उन इंसेक्ट में बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, और रेड डेंजर जोन में उनको बचाना जरूरी है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट है माइक्रोब हैं, वो भी मर जाएंगे, हमारे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट वो भी मर जाएंगे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इंसेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। उसमें क्या होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में कि हम स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक क्या करते हैं, माइक्रोब का यूज करते हैं, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करते हैं, जो क्या काम करता है, केवल जिसको हमें मारना है उसी को मारता है। इट हैव बीन अप्लाई इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। किसके में कहाँ पे अप्लाई होता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया पे, जहाँ पे क्या होता है हमारे इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं। इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम IPM, those biocontrol agent used which are species specific and target specific। क्या होते हैं, यहाँ पे केवल उसी को यूज किया जाता है जो कि स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं और टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि अगर हमें इसको मारना है तो केवल उसी के लिए हम यूज करेंगे, अगर हमें इसको मारना है तो हम केवल इसी के लिए यूज करेंगे, किसी और को नहीं मारेंगे। नेक्स्ट आता हमारा पॉइंट बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब को बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर का मतलब हम माइक्रोब का यूज करके वहां पे फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें नाइट्रोजन की कमी है तो हम बाहर से यूरिया डाल देते हैं। यूरिया क्या है, एक तरह का केमिकल, जो हम फर्टिलाइजर है बाहर से दे रहे हैं वो केमिकल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। जो माइक्रोब्स क्या काम करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिससे कि उस प्लांट में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। बायो फर्टिलाइजर आर आइटम दैट इनरिच इन न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। क्या काम करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसको नाम दिया था ऑर्गेनिक फार्मिंग। बैक्टीरिया जो बायो फर्टिलाइजर में सबसे पहला एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया। इट फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। क्या काम करता है, लेगुमिनस प्लांट के रूट्स के साथ है सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना लेता है और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करता है। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म। क्या काम करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, उसको नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद अमोनिया में, फिर इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है बायो फर्टिलाइजर में एजोस्पाइरुलम एंड स्टोबैक्टर। ये भी क्या काम करते हैं, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। इट आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि एजोबैक्टर और एजोस्पाइरुलम क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फंगस, या फिर इसी को नाम देते हैं ग्लूमस। ग्लूमस क्या होता है, जो बायो फर्टिलाइजर है। फंजाई आर फ्रॉम द सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट, या फिर इसको नाम दिया था माइकोराइजा। क्या नाम दिया था, माइकोराइजा। यहाँ पे प्लांट है, ये प्लांट के साथ क्या काम करता है, कोई प्लांट है, ये प्लांट के रूट के साथ क्या करते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन कर लेते हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि प्लांट को भी लाभ हो और इस फंजाई को भी लाभ हो। यहाँ पे क्या काम करता है, इस प्लांट के तो नाइट्रोजन मिल जाता है और इस फंजाई को क्या मिल जाता है, फूड और शेल्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, किसमें, फंजाई में। नाम दिया था माइकोराइजा। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस
ग्लोमेरुलस फॉर्म माइकोराइजा। क्या काम करते हैं? ग्लोमेरुलस के बहुत सारे मेंबर क्या बनाते हैं? माइकोराइजा बनाते हैं। द फंगल एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोसेस टू द प्लांट। क्या काम करता है? ये यहाँ पे फैल जाते हैं फंजाई, ऐसे अपने टेक्निकल को फैला लेते हैं और क्या काम करते हैं? सॉइल से फास्फोरस को निकालते हैं और फास्फोरस किसको दे देते हैं? प्लांट को दे देते हैं। प्लांट क्या काम करता है? फूड बनाता है। फूड क्या देता है? इसे फंजाई को फूड दे देता है। तो यहाँ पे दोनों का लाभ होता है, प्लांट का भी लाभ हो गया और इस फंजाई का भी लाभ हो गया। अदर बेनिफिट ऑफ सच है रेजिस्टेंस टू रूट है बॉर्न पैथोजन। ये रूट बॉर्न पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। ये अगर निमेटोड यहाँ पे ग्रो हो रहा है, निमेटोड क्या काम करता है कि प्लांट के रूट के अंदर छेद कर देता है, तो उस निमेटोड को भी मारने का काम करते हैं। टॉलरेंस टू दी सैलिनिटी एंड ड्राट। ड्राट और सैलिनिटी के में भी क्या करते हैं? टॉलरेंस की तरह काम करते हैं, क्योंकि बाहर से क्या काम करते हैं कि अगर मान लें यहाँ पे सैलिनिटी है तो यहाँ पे नमक को कम देंगे, रूट को नमक कम देंगे। यहाँ पे अगर मान लें ड्राट हो गया तो बाहर से क्या रहे हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करने का, सॉइल से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ओवरऑल क्या काम करते हैं? प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये क्या होते हैं? फंगस एज ए ग्लोमेरुलस एज ए बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होती है? ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है, हमारे पैडी फील्ड में काम करते हैं, जो हमारे धान के खेत में होते हैं। यहाँ पे एक बैक्टीरिया आती है नॉस्टॉक ऑसिलिटोरिया। ये क्या काम करती है कि हमारे पैडी फील्ड में जाती है और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। एटमॉस्फेरिक माइक्रोब ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। कि यहाँ पे होते हैं एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होते हैं। बीज ये ब्लू ग्रीन एल्गा आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या काम करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। इसके अंदर एक होता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर का यूज काम करता है। उसमें भी अगर एग्जाम्पल की बात करें नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया। नेक्स्ट आता है बायोगैस है। बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस क्या होता है कि एक तरह का ईंधन का काम करता है। बायोगैस जैसे हमारा एलपीजी होता है, ठीक उसी तरीके से पेट्रोलियम होता है, उसी तरीके से क्या होता है? बायोगैस। बायोगैस का यूज हम करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड व्हिच में बी यूज्ड एज ए फ्यूल। किसकी तरह यूज होता है? फ्यूल की तरह यूज होता है। काउडंग लेते हैं हम, काउडंग में क्या होता है? माइक्रोब का यूज करते हैं। माइक्रोब इसको फर्मेंट करता है और क्या करता है? यहाँ पे मेथेन गैस बायोगैस का प्रोडक्शन करता है। मेथेन, मेथेन में सबसे बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? मेथेन होता है। 60% बायोगैस में क्या होता है? मेथेन होता है। कंपोजिशन ऑफ बायोगैस में मेथेन 50 to 70% मेन गैस होता है। CO2 30 to 40% होता है। हाइड्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। यहाँ पे आपको क्या रखना है? मेथेन है मेन और CO2 30 to 40% होता है। ये बायोगैस का प्रोडक्शन कंपोजिशन है। नेक्स्ट आता है बायोगैस बनता कैसे है? तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? काउडंग लेते हैं। काउडंग में सेलुलोज होता है। हम फर्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं? स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें हम डालते हैं माइक्रोब को डालते हैं। माइक्रोब, माइक्रोब में मेथेनोजेंस बैक्टीरिया, मेथेनोजेन बैक्टीरिया। मेथेनोजेन बैक्टीरिया जो होती है ये सेलुलोज को तोड़ने का काम करती है। इस सेलुलोज को पहले मोनोमर में तोड़ेगी, मोनोमर से फिर किसमें? ऑर्गेनिक एसिड एस्टिक एसिड में तोड़ती है। फिर एस्टिक एसिड से क्या हो जाता है? मेथेन में इसका प्रोडक्शन मेथेन बन जाता है। सबसे पहले क्या होता है? काउडंग को लेते हैं। काउडंग में हम क्या डालते हैं? मेथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। मेथेनोजेंस क्या करती है? इसको मोनोमर में तोड़ती है। मोनोमर से ऑर्गेनिक एसिड एस्टिक एसिड में, फिर एस्टिक एसिड से मिथेनॉल में ये कन्वर्ट हो जाए, मीथेन गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है। The technology of biogas production was developed by the India mainly due to the effort of the Indian Agriculture Research Institute ARI। के किसने डेवलप किया था बायोगैस प्रोडक्शन के लिए? ARI ने, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। और किसने? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। किसके द्वारा? KVIC। ये दो संस्था, इसको याद रख सकते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, KVIC एंड
एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IAR, ये दोनों का फुल फॉर्म याद है। इन्होंने क्या किया था, बायोगैस के प्रोडक्शन में डिस्कवरी की थी। इस तरीके से बायोगैस का प्लांट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम सबसे पहले डाइजेस्टेड स्टोर लेते हैं, मतलब कि एक टैंक होता है। इस टैंक में क्या करते हैं हम, टैंक में सबसे पहले हम काऊ डंग को डालते हैं और वाटर को डालते हैं, काऊ डंग और वाटर को। ऊपर से भी हम क्या करते हैं, डंक और वाटर को डालते रहते हैं। यहाँ पे मीथेन बैक्टीरिया होती है। मीथेन बैक्टीरिया क्या काम करती है, यहाँ पे इसको तोड़ने का काम करती है। जब तोड़ती है, यहाँ पे तोड़ती तो यहाँ पे मीथेन और CO2 का प्रोडक्शन होता है। मीथेन और CO2 क्या होता है, यहां से हमें निकाल लेते हैं बाहर। ये होता है बायोगैस प्रोडक्शन, इसका बायोगैस प्रोडक्शन का। नेक्स्ट आता है, मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। मतलब क्या होता है कि हमारे जो बहुत सारे पॉपुलेशन है, हमारा 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, सबको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। प्रॉपर खाना का मतलब है कि सबको फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन पूरा सही अमाउंट में नहीं मिल पाता। उसके लिए क्या होता है, हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हंगर रह जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। उसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द सीरियल्स, pulses, vegetable and fruit, etc. may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increase। जिस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके लिए हमें सबके लिए फूड दे पाना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास जो फील्ड है, खेत है, वो लिमिटेड है। खेत लिमिटेड है तो लिमिटेड खेत में लिमिटेड ही क्रॉप क्या होगा, पैदा होगा। लेकिन हमारा पॉपुलेशन कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो सबके लिए खाना देने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल सेल शिफ्ट अगेन डाइट्स आल्सो मोर डिटरमाइंड फॉर द सीरियल्स एज इट टेक 3 to 4 kg अगेन ग्रेन टू प्रोड्यूस 1 kg मीट बाय द एनिमल फार्मिंग। क्या होता है कि अगर हमें ये तो हो गई कि मान लें कोई कहे कि आप खाना नहीं खा सकते, फूड नहीं है, तो आप मांस खा लें। मांस खा लें मतलब कि मीट का यूज करें। अब मीट के प्रोडक्शन के लिए भी क्या चाहिए कि सीरियल्स चाहिए, अनाज चाहिए। जो मान लें अगर हमें 1 kg बॉयलर मीट प्रोड्यूस करना है, तो उसको 3 से 10 kg क्या होना देना पड़ेगा, अनाज देना पड़ेगा, तभी वो क्या बनाएगा, 1 kg मीट बनाएगा। तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। Once the alternate source of a protein animal and human nutrition is single cell। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, माइक्रोब का यूज करते हैं। माइक्रोब के अंदर हम प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। माइक्रोब क्या होते हैं, आसानी से ग्रो हो जाते हैं और कंपेयर टू एनिमल या फिर प्लांट ये ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसको नाम दिया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, SCP। माइक्रोब आर ग्रोन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। यहाँ पे क्या होता है, हम माइक्रोब को इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रो करवाते हैं एज सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। यहाँ पे गुड प्रोटीन निकलता है। अगर हम बात करें कौन सी माइक्रोब, स्पाइरुलिना, आपको सभी ने देखा होगा, स्पाइरुलिना का टेबलेट मिलता है, इस तरीके से उसको एज ए प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। माइक्रोब्स ग्रो इजीली ऑन द मटेरियल लाइक वाटर स्ट्रा फ्रॉम द पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट containing the starch, molasses, animal nature and even in the sewage। जो माइक्रोब होते हैं वो कहीं पे भी ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि मान लें जो वहाँ पे पोटैटो चिप्स बन रहा है, वहाँ पे पोटैटो का जो छिलका होता है वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। या फिर हम बात कर लें सीवेज के अंदर ही ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है कि रॉ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोब कहीं पे भी ग्रो करवाना इनको आसान होता है और ये अच्छे खासे प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। माइक्रोब सर्व एज ए फूड रिच इन द प्रोटीन, किसकी तरह काम करते हैं, रिच प्रोटीन के तरह काम करते हैं। मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। इनके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन रिच होते हैं, ये मिनरल्स रिच होते हैं, इनके अंदर फैट ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन इन सब में क्या होते हैं, रिच होते हैं। तो इनको अगर हम एक टेबलेट खा लें तो हमारा डिमांड पूरा हो जाता है। 25 kg ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक
मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपोफिलस, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है कि अगर हम 250 ग्राम बैक्टीरिया को लें तो लगभग 250 टन प्रोटीन का प्रोडक्शन कर देगी। ये होता सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन। ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पे आपको अब फिर से बता रहा हूं कि क्या याद रखना है, केवल एग्जाम्पल याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल किसके लिए यूज है। उसमें भी सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाकस, मिथेनोजेंस, साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, स्टेनिन क्या होता है, ब्लड क्लॉट लोअरिंग एजेंट क्या होता है, किसको एज ए इम्यून सप्रेसिव एजेंट दिया जाता है। तो इन सारे एग्जाम्पल को ही आपको याद रखना है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।